नमस्कार। आज का टॉपिक है भारतीय संसद। भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, जिसे संसद के नाम से पुकारा जाता है, जिसके दो अंग हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा निम्न सदन है और राज्यसभा उच्च सदन है। लोकसभा निम्न सदन होने के नाते जनता के प्रति उत्तरदायी है। जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन को रिप्रेजेंट करती है लोकसभा, और राज्यसभा राज्यों को रिप्रेजेंट करती है। जब ये प्रश्न आता है कि वो राज्यों को रिप्रेजेंट करती है, तब यहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था को भी समझा जा सकता है। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में भारतीय संसद को अध्ययन करने में हम ये समझ पाए हैं कि भारत में संविधान सर्वोच्च है, निर्मित है, लिखित है, व्यापक है, विस्तृत है और स्पष्ट रूप से प्रत्येक अंग को कार्य और दायित्व भी सौंपे गए। व्यवस्थापिका के दोनों अंगों को बराबर अधिकार है कुछ क्षेत्र में, लेकिन संसदात्मक शासन प्रणाली होने के कारण निम्न सदन यानी लोकसभा ज़्यादा सर्वोच्च दिखाई देती है। लोकसभा सरकार का निर्माण करती है। बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है। प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रिमंडल का निर्माण उसी दल में से होता है और वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये सारा प्रोसेस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप होता है। तो जब हम भारतीय संसद के कार्यम शक्तियों का अध्ययन करते हैं, तो ज्वाइंट रूप में हम अध्ययन करते हैं कि विधायी शक्तियाँ, वित्तीय शक्तियाँ, कार्यपालिका शक्तियाँ, अन्य शक्तियाँ, तो ये सब जब संसद की कार्यम शक्तियों का हम उल्लेख करते हैं, अध्ययन करते हैं, तो एक सदन और दोनों सदन मिलकर कार्य को पूर्णता की ओर ले जाते हैं। जब विवादास्पद स्थिति हो जाए तो फिर हम ये पाते हैं कि निम्न सदन द्वितीय सदन से ज़्यादा सर्वोच्च दिखाई देता है। ये तुलनात्मक अध्ययन में हम पढ़ेंगे। पहले तो हम पढ़ रहे हैं कार्यम शक्ति। कार्यम शक्तियों का जब उल्लेख आता है तो व्यवस्थापिका को पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। पार्लियामेंट विचार विमर्शात्मक सभा स्थल, जनता के लिए जहां विचार विमर्श किया जाता है और जनता के हितों की पूर्ति के लिए कार्य संपन्न किए जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में कानून निर्माण का कार्य व्यवस्थापिका के पास है। 2/3 बहुमत से पहला सदन कानून बनाता है और 2/3 बहुमत से ही दूसरा सदन उस प्रस्ताव को पास करता है, यानी दोनों सदनों को बराबर अधिकार है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि किसी मुद्दे पर यदि विवादास्पद स्थिति उत्पन्न हो जाए तो सुझाव द्वितीय सदन दे सकता है, लेकिन निर्णायक की भूमिका पहला सदन ही निभाता है। क्यों? इसका रीज़न ये है, संख्या में बहुत फर्क है। एक सदस्य संख्या 545 के करीब, एक संख्या 250। उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से निर्णय होते हैं। ऐसा संवैधानिक प्रावधान के माध्यम से किया गया। भारत का संविधान कठोर और लचीला दोनों। कठोर लचीला का तात्पर्य है, कठोर माने जिसे आसानी से नहीं बदला जा सकता। लचीले से तात्पर्य है जिसे दोनों सदनों की बहुमत के द्वारा परिवर्तन किया जा सकता। लचीले से तात्पर्य ये भी है कि समय और परिस्थितियों के अनुरूप आवश्यकता के हिसाब से
परिवर्तन की यदि ज़रूरत पड़ती है तो संसद द्वारा संवैधानिक संशोधन किया जा सकता है। संवैधानिक संशोधन में 2/3 बहुमत, दोनों सदनों का 2/3 बहुमत चाहिए। और अगर महत्वपूर्ण संशोधन है जिसमें राज्य विधानसभाओं का अनुसमर्थन चाहिए तो आधी राज्य विधानसभाओं का अनुसमर्थन भी जरूरी है। तो इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कोई भी कार्य मनमाने तरीके से नहीं हो सकता। संविधान ने लोकतांत्रिक प्रोसेस को अपनाने के लिए मर्यादित किया है। सदनों से पूछकर ही काम होगा, राज्य विधानसभाओं से सहमति से काम होगा, यानी ज्वाइंट भी किया है, सेपरेट भी किया है। एकात्मक शासन का रूप भी देखने को मिलता है, संघात्मक शासन का रूप भी देखने को मिलता है। वित्तीय क्षेत्र की बात करें तो वित्त विधेयक निम्न सदन में प्रस्तुत किया जाता है। वित्त विधेयक पर चर्चा की जाती है। वार्षिक बजट मंत्रिमंडल द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार होता है और उस पर संसद में परिचर्चा के पश्चात उसे अनुसमर्थन मिल जाए तो दूसरे सदन के पास प्रस्ताव भेजा जाता है। उस वित्त विधेयक को राज्यसभा 14 दिन तक अपने पास रख सकती है। उसके पश्चात उसमें कोई परिवर्तन करना है या कटौती करनी है या कोई भी कमी बेसी करनी है, सुझाव दे सकती है। निर्णायक का रोल राज्यसभा का नहीं। और इधर अगर हम चर्चा करें कि निर्णायक में लोकसभा को इम्पोर्टेंस मिली है, उसका कारण है क्योंकि सरकार का निर्माण भी लोकसभा में से हुआ है। सरकार से प्रश्न पूछना, बहस, बजट, कटौती, निंदा, स्थगन, काम रोको, अविश्वास प्रस्ताव इत्यादि इत्यादि के माध्यम से नियंत्रण स्थापित करने की पावर, यानी ये कार्यपालिका शक्तियों में भी आता है कि कार्यपालिका क्षेत्र में लोकसभा क्या कार्य करती है। तो लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री नियुक्त होता है। प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रिमंडल नियुक्त होता है उसी दल में से। फिर प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होते हैं, उनकी जवाबदेही होती है। प्रश्न जवाबदेही का जब आया तो राज्यसभा के सदस्य प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मंत्रिमंडल को हटा नहीं सकते। अविश्वास प्रस्ताव निम्न सदन के माध्यम से ही लाया जा सकता है और सरकार को अपना समर्थन वापस लेकर समय से पूर्व अस्थिर किया जा सकता है। तो ये संसदीय शक्तियों में हम पढ़ रहे हैं। इसी तरह संकटकालीन शक्तियाँ, हमारा संविधान आपातकाल शब्द प्रयोग करता है। संकटकाल जिसको हम बोल रहे हैं, आपातकाल या संकटकाल उन परिस्थितियों को कहा जाता है जो तुरंत कार्रवाई की मांग करते हैं। तुरंत कार्रवाई की मांग संकटकालीन शक्तियों में होती है और रेगुलर काम करने वाली संस्था कार्यपालिका होती है क्योंकि संसद का सीजनल सत्र होता है। सीजनल सत्र का मतलब है शीतकालीन है, बसंतकालीन है, ग्रीष्मकालीन है। हमारे यहाँ इस तरह से सत्र बुलाए जाते हैं संसद के। तो रेगुलर काम करने वाली संस्था कार्यपालिका है तो उसे संकटकालीन शक्तियों का प्रयोग करना पड़ता है, आदेश जारी करना पड़ता है, लेकिन उसकी समय अवधि 6 महीने की होती है। यदि संकटकालीन शक्तियों में बढ़ोतरी की जानी है, अभिवृद्धि की जानी है, तो संसद का अनुसमर्थन प्राप्त करना अनिवार्य है। उसे और आगे बढ़ाने के लिए 2/3 अनुसमर्थन अनिवार्य है। यह है संकटकालीन शक्ति। हम ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका 3 अंग हैं सरकार के, और सत्ता का विकेंद्रीकरण भी पाया जाता है। संविधान की सर्वोच्चता भी है हमारे यहाँ,
न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार भी है न्यायपालिका को। यदि संसद द्वारा मनमाने तरीके से कोई कार्य या कानून बना दिया जाता है, कार्यपालिका द्वारा उसे जारी कर दिया जाता है और वो जनहितकारी नहीं है, तो उतनी मात्रा में उसे अवैध घोषित किया जा सकता है जितनी मात्रा में कानून ने संविधान की उल्लंघना की है। यानी संसद मर्यादित है, चाहे वो व्यवस्थापिका का पहला अंग है, चाहे दूसरा अंग है, चाहे कार्यपालिका है, प्रधानमंत्री है, मंत्रिमंडल है, ये एक संवैधानिक प्रक्रिया के अंदर ही काम करते हैं। और यही प्रोसेस राज्य सरकारों पर, स्थानीय सरकारों पर, प्रांत ग्रामीण अंचल में लागू। तो हमने ये पढ़ाया बच्चों कि 2 सदन हैं, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का है, राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का है। लोकसभा का 5 साल के बाद चुनाव नियतकालीन समय पर कराया जाता है और राज्यसभा में पूर्णतः विघटन नहीं होता। 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य इसके बदल जाता है, यानी पूर्णतः विघटित नहीं होकर 1/3 पार्ट उसका परिवर्तित हो जाता है। 12 सदस्य राज्यसभा के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। कला, साहित्य, विज्ञान में दक्ष यानी एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी वाले मनोनीत सदस्य होते हैं, बाकी सभी निर्वाचित सदस्य होते हैं। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है और राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। ये सारा प्रोसेस संविधान में उल्लेखित है और सारे प्रोसेस को प्रत्येक रिप्रेजेंटेटिव द्वारा नियमानुसार पूर्ति की जाती है। 25 साल की आयु प्राप्त नागरिक लोकसभा का, 30 साल की आयु प्राप्त नागरिक राज्यसभा का मेंबर बन सकता है। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, वह पागल कौड़ी दिवालिया न हो, वह किसी लाभ के पद पर विराजमान न हो, यदि हो तो वो पद से त्यागपत्र दे दे। वयस्क मताधिकार यानी 18 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक नागरिक को वोट डालने का अधिकार है। इसमें समानता रखी गई है, बिना किसी जाति, भाषा, धर्म, लिंग, रंग के भेदभाव के सभी को वोटिंग राइट है। वो भारत का नागरिक हो, उसे अपनी सरकार चुनने का पूर्णतः अधिकार। इस तरह से हम पढ़ रहे थे कि संसद में किस तरह से कार्य होते हैं, विधायी, कार्यपालिका, वित्तीय, संकटकालीन व अन्य। इसके बाद हम जो दूसरा क्वेश्चन लेंगे उसमें हम कंपैरिजन स्टडी से बता देंगे आपको। ये रिपीट होगा कि दोनों में तुलनात्मक अध्ययन, तुलनात्मक व ब्रीफिंग हो जाएगी कि कौन सा सदन किस तरह से कार्य कर रहा है, दूसरा सदन किस तरह से कार्य। तो जब हम राज्यसभा की बात कर रहे थे कि वित्तीय शक्तियों में 14 दिन तक वह अपने पास प्रस्ताव रख सकता है। ब्रिटिश लॉर्ड सभा तो 1 महीने तक वित्त विधेयक को रोक सकता है। यहाँ इस क्षेत्र में राज्यसभा उससे भी कमज़ोर दिखाई देती है, लेकिन फिर भी भारत का संविधान लिखित है, दोनों सदनों को बराबर अधिकार देता है। संविधान में संशोधन की शक्ति भी देता है, कानून निर्माण की शक्ति भी देता है, विचार विमर्श, वाद विवाद, बातचीत, मेल मिलाप, आलोचना का अधिकार भी देता है। और सबसे बड़ी बात है राज्यों का रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा, हालांकि सभी राज्यों को बराबर प्रतिनिधित्व नहीं है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है, लेकिन फिर भी राज्य को रिप्रेजेंट करती है राज्यसभा। आज का हमारा ये क्वेश्चन था। नमस्कार।